गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुतिन क्रेमलिन में गर्मजोशी से जयशंकर का स्वागत करते दिख रहे हैं। जयशंकर के साथ रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार भी थे। पुतिन ने उनसे भी हाथ मिलाया और स्वागत किया। इस दौरान जयशंकर ने पुतिन से पूछा कि आशा है आप ठीक होंगे। पुतिन ने इसका जवाब मुस्कुराते हुए दिया। यह मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले महीने भारत दौरे से ठीक पहले हुई है। पुतिन सितंबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले हैं। इससे पहले पुतिन ने 4-5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ पुतिन की एयरपोर्ट पर अगवानी की थी। जयशंकर रूस क्यों पहुंचे हैं? एस जयशंकर व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए रूस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रूसी प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ सोमवार को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC-TEC के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता की। IRIGC-TEC भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC के स्तंभों में से एक है, जो व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय प्रगति की निगरानी करने वाला एक तंत्र है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। जयशंकर ने कार्यक्रम में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत रूस साझेदारी में निरंतर लचीलापन और अनुकूल क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच भी हमारा जुड़ाव गहराता जा रहा है, जो हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को परिभाषित करने वाले आपसी हित और विश्वास को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगई लावरोव के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये हम बात करें बलूचिस्तान की। पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के आगे नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान की सरकार अब बलूचिस्तान के सबसे अहम हिस्से ग्वादर पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। ग्वादर वही इलाका है जहाँ चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन अपने मलक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट को ख़त्म करने के लिए चीन से सीधे अरब सागर को जोड़ रहा है। ग्वादर का बंदरगाह चीनी नौसेना का अड्डा बन रहा है। वहीं पाकिस्तानी ग्वादर को दुबई को पछाड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तानी सरकार अब ग्वादर को बलूचिस्तान की सरकार के कंट्रोल से छीनना चाहती है और इसे इस्लामाबाद से चलाना चाहती है। इसको लेकर अब भारी विरोध शुरू हो गया है। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के चीफ मौलाना हिदायतुर रहमान ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर ग्वादर को शहबाज सरकार के अंतर्गत लाने का कोई भी प्रयास किया गया या सेना ने इसे जबरन लागू करने की कोशिश की तो स्थानीय लोग इसका करारा जवाब देंगे। यही नहीं, ग्वादर के दल भी इस फैसले का कड़ा विरोध करेंगे। ग्वादर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान रहमान ने कहा कि सोशल मीडिया में नए प्रांतों को बनाने और कुछ इलाकों को संघीय क्षेत्र घोषित करने पर बात चल रही है। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तानी सेना फैला रही है ताकि जनता के रिएक्शन को देखा जा सके। रहमान ने वर्तमान राजनीतिक हालात को सांसदों से भरी संसद के बाद भी तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अहम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को संसद के सामने लाने की बजाय प्रॉक्सी के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी कदम अगर पाकिस्तानी सेना उठाती है तो बलूचिस्तान के लोग और राजनीतिक ताकतें इसका कड़ा विरोध करेंगी। रहमान ने कहा कि ग्वादर के लोगों ने बंदूक की नोक पर थोपे गए फैसलों को खारिज कर दिया है। जमात नेता ने पूरे बलूचिस्तान में सेना की चौकियों की स्थापना की कड़ी आलोचना की है और आरोप लगाया कि ये चौकियाँ सुरक्षा देने के बजाय स्थानीय लोगों के अपमान का टूल बन गई हैं। रहमान ने कहा कि अगर मैं एक दिन के लिए भी बलूचिस्तान का CM बना तो मैं 24 घंटे के अंदर सभी अनावश्यक सैन्य चौकियों को ख़त्म कर दूंगा। बता दें कि ग्वादर पोर्ट को चीन बना रहा है और इससे होने वाली 91% आय भी चीन के पास जाएगी। पाकिस्तान का पोर्ट होने के बाद भी उसके पास केवल 9% ही पैसा पहुँच जाएगा। बलूचों ने चीनी नागरिकों को मारा, दी धमकी। पाकिस्तान ने इस डील को काफ़ी समय तक छिपाए रखा, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। उधर बलूचों ने कहा कि अगर चीन यहाँ पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाता है तो उसे और हमलों के लिए तैयार रहना होगा। बलूचों ने चीन के कई नागरिकों को बलूचिस्तान में मार दिया है। चीन बलूचिस्तान के खनिजों को निकाल रहा है, इसका बलूच विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब अमेरिका को भी बलूचिस्तान आने का न्योता दिया है ताकि बलूचों को आतंकी घोषित कराया जा सके। असीम मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाए ताकि ये उनके प्लान का विरोध नहीं कर सके। असीम मुनीर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आइए बात करें सऊदी अरेबिया की। आर्थिक कूटनीति कई बार रणनीतिक जरूरतों पर भारी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यही कठोर वास्तविकता है जिसे सऊदी अरब बखूबी समझता है। दरअसल अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम के रूप में प्रचारित कर पाकिस्तान की भारत को घेरने की रणनीतिक कोशिशें सऊदी अरब के आगे एक बार फिर पस्त हो सकती है। इस्लामिक दुनिया के सबसे बड़े संगठन OIC में भारत के मुकाबले पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला सऊदी अरब एक बार फिर बांग्लादेश की कथित मुस्लिम नाटो गठबंधन में शामिल होने की महत्वाकांक्षी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। सऊदी अरब के लिए भारत के साथ अपने व्यापक आर्थिक और रणनीतिक हित पाकिस्तान जैसे कमतर देश से कई ज़्यादा महत्व रखते हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान की साजिशों में फंसकर भारत जैसे सहयोगियों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता। पाकिस्तानी सऊदी अरब की सुरक्षा जरूरतों का साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब के विजन 2030 के आर्थिक भविष्य का साझेदार है।
यह अंतर सऊदी अरब की बदलती विदेश नीति को समझाने की महत्वपूर्ण कुंजी है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के संबंध सुरक्षा, धार्मिक निकटता और आर्थिक सहायता के इर्द गिर्द विकसित हुए हैं। पाकिस्तान को वित्तीय सहायता, ऋण जमा राशि और तेल भुगतान में सुविधाओं के माध्यम से सऊदी सहयोग मिलता रहा है। सऊदी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर पाकिस्तान को जब तक आर्थिक सहायता मिलती रहेगी तब तक ही वो सऊदी अरब के साथ है। भारत के साथ स्थिति अलग है। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों का आधार केवल मित्रता या ऊर्जा जोते नहीं है, बल्कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, उद्योग, बुनियादी ढांचे और भविष्य की आर्थिक साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यही अंतर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सऊदी अरब के विजन 2030 को ध्यान में रखकर उसकी विदेश नीति को देखा जाए। विजन 2030 का सपना सऊदी अरब को तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से निकालकर वैश्विक निवेश शक्ति, आधुनिक औद्योगिक केंद्र, पर्यटन स्थल और 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाले व्यापारिक एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना है। इस परिवर्तन के लिए सऊदी अरब को दुनिया के बड़े बाजारों, निवेशकों, तकनीकी साझेदारों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से भारत का महत्व लगातार बढ़ता है। अगर मुस्लिम नाटो के गठन और विस्तार को लेकर बात की जाए तो इस पर पूरा नियंत्रण सऊदी अरब का है। यदि पाकिस्तान इस नए रक्षा ढांचे को विस्तार देकर बांग्लादेश को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब के सामने केवल सुरक्षा और धार्मिक एकजुटता का प्रश्न नहीं होगा, उसे यह भी विचार करना होगा कि इस विस्तार का उसके आर्थिक हितों और विजन 2030 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को इस सुरक्षा ढांचे में लाना भारत के विरुद्ध अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का अवसर हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब के लिए भारत के संबंधों को कमजोर करना उतना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि भारत उसके भविष्य के आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक और पाकिस्तान से जुड़ा सुरक्षा लाभ है, दूसरी ओर भारत से जुड़ा विशाल आर्थिक अवसर। रियाद को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। सऊदी अरब एक और इस्लामी दुनिया में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका बनाए रखना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर स्वयं को वैश्विक निवेश और व्यापार का केंद्र भी बनाना चाहता है। विजन 2030 में धार्मिक पहचान के साथ साथ निवेश शक्ति और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति की भी प्रमुख आधार बनाया गया है। इसलिए रियाद के सामने ये सवाल यह होगा कि क्या वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय रणनीति को इतना विस्तार देगी कि उससे भारत जैसे बड़े आर्थिक साझेदार के साथ उसके संबंध जटिल हों। सऊदी विजन 2030 स्वयं सऊदी अरब को निवेश का वैश्विक केंद्र, 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाले केंद्र के रूप में विकसित करने की बात करती है। भारत इस रणनीति में कई स्तरों पर उपयोगी है। भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार, ऊर्जा का बड़ा और दीर्घकालीन बाजार, आईटी और डिजिटल तकनीक, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य क्षेत्र, इंजीनियरिंग और विनिर्माण, खनन और महत्वपूर्ण खनिज, लॉजिस्टिक्स और समुद्री संपर्क, स्टार्टअप और नई तकनीक और कुशल मानव संसाधन सऊदी अरब के लिए मुफीद है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का महत्व मुख्यतः सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग के कारण रहा है, लेकिन जब बात बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निवेश की आती है तो तस्वीर बदल जाती है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब को ऐसे बाजारों की आवश्यकता है जहाँ राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरंतरता, सुरक्षित निवेश वातावरण, बेहतर बुनियादी ढांचा और निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल मिल सके। पाकिस्तान इन सभी मोर्चों पर कई चुनौतियों से जूझता रहा है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारों में बदलाव, सत्ता संघर्ष और नीतियों में परिवर्तन निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। कोई भी बड़ा विदेशी निवेशक यहाँ की जटिल परिस्थितियों में नहीं पड़ना चाहता। पाकिस्तान लंबे समय से विदेशी मुद्रा संकट, कर्ज के दबाव, महंगाई, राजकोषीय कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। ऐसे वातावरण में बड़े निवेश से मिलने वाले लाभ को वापस ले जाना, मुद्रा जोखिम को संभालना और परियोजनाओं को लंबे समय तक चलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान आतंकवाद की दृष्टि से बेहद खतरनाक स्थानों में शुमार है। आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़ी चिंताएं विदेशी निवेशकों की लागत बढ़ाती हैं। सऊदी अरब यदि विजन 2030 के तहत पर्यटन, खनन, उद्योग या बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश करना चाहता है तो उसे केवल राजनीतिक घोषणाओं से नहीं बल्कि परियोजनाओं की वास्तविक सुरक्षा और व्यवसायिक व्यवहार्यता से भी आश्वस्त होना होगा। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ सुरक्षा सहयोग का अपना महत्व है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता तुर्की की रक्षा तकनीक रियाद के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा साझेदारी का अर्थ यह नहीं है कि सऊदी अरब अपनी विदेश और आर्थिक नीति पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के हवाले कर देगा। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को इस गठबंधन में लाना रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और सऊदी अरब की आर्थिक प्राथमिकताएं एक जैसी हों यह आवश्यक नहीं है। सऊदी अरब इस घटनाक्रम को केवल पाकिस्तान के नज़रिए से नहीं बल्कि अपने दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में देखेगा। सऊदी अरब तेल संपदा और सैन्य सुरक्षा के आधार पर अपना भविष्य नहीं बनाना चाहता। विजन 2030 का लक्ष्य उसकी अर्थव्यवस्था को अधिक विविध बनाने, निवेश आकर्षित करने और सऊदी अरब को वैश्विक आर्थिक एवं निवेश शक्ति में बदलने का है। इस लक्ष्य में भारत का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। भारत सऊदी अरब के आर्थिक भविष्य का कहीं बड़ा साझेदार बनने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश का इस गठबंधन में शामिल होने का फैसला सऊदी अरब के लिए केवल सुरक्षा या धार्मिक सवाल नहीं है, उसे यह भी सोचना होगा कि इससे उसके आर्थिक हित और भारत के साथ उसके मजबूत रिश्ते कहीं प्रभावित न हो। भारत से संबंधों की कीमत पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्राथमिकता देगा, ऐसा मानने का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत सऊदी रिश्ते समय की हर कसौटी पर खतरे उतरे हैं और आज वे केवल तेल या व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा, निवेश, सुरक्षा
और रणनीतिक सहयोग तक फैल चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए सऊदी अरब विजन 2030 और भारत से संबंधों को दांव पर लगाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ईरान युद्ध ने सऊदी अरब के विजन 2030 को झटका दिया है और आगे सऊदी अरब युद्ध जैसी किसी उलझन में फंसने के बजाय भारत जैसे अहम सहयोगी के साथ आर्थिक साझेदारियों पर आगे बढ़ेगा। वहीं यह बिंदु जहां पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुस्लिम नाटो में शामिल करने की कोशिशें पस्त पड़ सकती हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.